अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो अपनी पढ़ाई को लेके, अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की, आप डाउट पूछ सकते हो, आप झिझकते नहीं हो, हेजिटेशन आप में नहीं है, तो साइंस कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। 10th के बाद साइंस को लेकर के या आर्ट्स कॉमर्स के लिए बेस्ट स्कूल कौन सा है, कहाँ एडमिशन लें, तो आप क्या सजेशन करना चाहोगे? अगर हम राजस्थान में बात करें तो भारतीय स्कूल सीकर जो है इट इज़ बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10th पास करने के बाद आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एक क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में कि आपको करना क्या है। साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है या फिर कॉमर्स लेना है। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे समक्ष मौजूद है संगीता जी। स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और दिल से धन्यवाद भी है कि आप इतना टाइम मैनेज करके आप हमारे समक्ष बच्चों के डाउट सॉल्व करने के लिए, उनके कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप आए हो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैम एक बार खुद से ही आपको अपना परिचय दें, क्योंकि मैं कितना परिचय दूँ मैम आपको, तो यहाँ लगभग सब जानते हैं। तो मैम आप एक बार बच्चों को अपने बारे में बता दीजिए। Hi everyone, I am Sangeeta, your science faculty with 8 years of experience and I have qualified my NET and SET with physics और currently मैं अभी भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर में काम कर रही हूँ। एंड यू जस्ट डोंट वरी, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको एक प्रॉपर, आई विल ट्राई टू गिव यू अ प्रॉपर डायरेक्शन कि आपको क्या चूज़ करना है 11th क्लास में, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बस बच्चों के ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, इससे अच्छा और क्या चाहिए। क्योंकि मेरे टाइम में भी ना मैम बहुत कम लोग थे बताने वाले कि बेटा ये साइंस ले ले, आर्ट्स ले ले, कॉमर्स ले ले। उस वक्त मुझे जो इंटरेस्ट में लगा था वो मैंने ले लिया। लेकिन हाँ, हालांकि उस पर मुझे रिग्रेट नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, उस वक्त भी मैंने सोच समझ कर सही डिसीजन लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे आज अभी इस वक्त हमारा वीडियो देख रहे होंगे और वो इस उम्मीद में बैठे होंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि साइंस लो, आर्ट्स लो या कॉमर्स लो। तो मैम, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है और व्हाट्सएप किया था, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। और मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस के बिल्कुल सही जवाब दे करके बच्चों के सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दीजिए। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों ने स्पेशली साइंस और आर्ट्स और स्पेसिफिक तौर पे देखा जाए तो उनको एक कन्फ्यूज़न बस यही है कि कुछ लोग बोलते हैं कि साइंस ले लो, कुछ रिलेटिव्स हैं और कुछ दोस्त हैं। मतलब जैसे मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे दोस्त ने बोला क्या कि मैं आर्ट्स लूँगा, अब मुझे साइंस लेने का मन था, अब मेरा मन नहीं लगेगा, तो फिर उनका ध्यान कहाँ चला जाता है, आर्ट्स की तरफ चला जाता है। तो अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछना चाहूँगा। तो मैम, सबसे पहले तो मैं बेसिकली ये जानना चाहूँगा कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का जो आपके तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू इनको लेकर के, आपके अकॉर्डिंग आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं और वो सारे ऑर्गन्स मिलकर आपकी बॉडी को फंक्शन करवाते हैं। सेम उसी तरीके से ये एक अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जो आपके नॉलेज को एनहेंस करती हैं, जो आपको आपके लाइफ में, आपके करियर में हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप दिमाग से इस चीज़ को निकाल दो कि आर्ट्स बुरा है या फिर साइंस मतलब साइंस सही नहीं है या कॉमर्स ज़्यादा सही है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। जैसे मैम ने कहा ना कि आपके ये 2 हैंड्स है, मान लो एक आर्ट्स से एक साइंस है। आप बोल सकते हो कि सर इस हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, इस हाथ से कम काम कर सकते हैं, मैं भी वो बोल सकते हैं। तो आप ऐसे भी समझ लो ना कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसे आपको लाइफ में ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट तो दोनों ही है ना। तो मैम, यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अगर 10th क्लास में मार्क्स एवरेज आए, क्योंकि एक बच्चे का प्रश्न है कि मैं पढ़ने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं 75 से 85 के बीच में ज़रूर स्कोर कर जाऊँगा। तो अगर मेरे मार्क्स अगर एवरेज आए तो क्या साइंस लेना रिस्की है? मार्क्स एवरेज आने का जो रीज़न होता है वो हमेशा ये नहीं होता कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो। पहली बात तो बहुत सारे कोई भी फैक्टर हो सकता है। एग्ज़ाम टाइम में मे बी आप डिस्टर्ब हो गए हो किसी रीज़न की वजह से। मार्क्स जो होते हैं ये सिर्फ एक इंडिकेटर होता है, आपके डिसीजन लेने का कोई सोल बेस नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो अपनी पढ़ाई को लेके, अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की, आप डाउट पूछ सकते हो, आप झिझकते नहीं हो, हेजिटेशन आप में नहीं है,
तो साइंस कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन इट रेगुलरली। ओके मतलब आपके अकॉर्डिंग आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किस में है? अपॉर्चुनिटीज़ तो देखो सर, ह्यूमैनिटी आर्ट्स जो है वो एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ उसमें ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। साइंस में अगर आप देखो मेडिकल फील्ड में, अगर आप पीसीबी आप बायोलॉजी लेते हो तो आप देखोगे कि आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, लाइफ साइंस में जा सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो। और अगर आप मैथ्स लेते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, एआई हो गया, कोडिंग हो गई, इंजीनियरिंग हो गई। डिफेंस में भी अगर आप जाओ तो मेनली अगर आप देखो तो जो ऑफिसर पोस्ट होती हैं उनमें जो रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है वो साइंस होना चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बच्चों ये आपका क्लियर हो गया कि एवरेज मार्किंग से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ने में होशियार हो और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी है तो आप 75 क्या 60% भी ला करके आप इजीली साइंस यू हैव टू स्टे रेगुलर, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि साइंस सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो बेसिक जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंजीनियरिंग लाइन और मेडिकल लाइन में ही है, तो क्या सिर्फ यही है क्या और इसके सिवा कोई अदर ऑप्शंस? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है। साइंस इज़ अ वेरी वाइड अपॉर्चुनिटी वाला सब्जेक्ट है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। डेटा एनालिटिक्स हो गया, जैसे कि मैंने बताया, डिफेंस हो गया, उसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छा खासा पे करती हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब्स होती हैं। तो बच्चों देखो, मैंने अभी तक हमने करीब 3-4 क्वेश्चंस के तो जवाब आपको दे दिए हैं। जैसे मान लो कि आप अगर एवरेज बच्चे हो, एवरेज नंबर वाले हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली साइंस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लोगे। इसके सिवा साइंस की अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंजीनियरिंग, मेडिकल तो है ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है जहाँ से आप मतलब लाखों रुपए कमा सकते हैं बच्चे, Obviously. है ना। अगर कुछ भी नहीं मिला तो भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और भी है जिसका डिस्कशन हम लोग वीडियो में आगे करेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल बटन जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैम बच्चों की कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। मैम कुछ बच्चे जो ऐसे जो अभी 10th से बाहर मतलब 10th जो पास आउट करेंगे तो उनके दिमाग में पीसीएम पीसीबी को लेकर कन्फ्यूजन चलता है ना। आप एक बार इन्हें बच्चों को क्लियर कर दीजिए कि पीसीएम पीसीबी में आखिर बेसिक डिफरेंसेस क्या है? सी पीसीएम और पीसीबी में क्या है, पीसीएम जो है उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे दैट विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिनमें आपके पास आगे फ्यूचर में जो बेसिक चीज़ें मैं आपको होती है वो बता देती हूँ कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो, एआई में आप जा सकते हो, डिफेंस सर्विसेज वगैरह वहाँ पर आप जा सकते हो, और रिसर्च ओरिएंटेड भी होती हैं। ओके, उसके अलावा जो आपका पीसीबी है उसमें आपके पास होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें आप मेडिकल जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, या फिर फार्मेसी में हो गया, या फिर ऑब्वियसली लाइफ साइंस रिसर्च ओरिएंटेड करियर्स भी इनमें आपके पास होंगे। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं इनके पास। एंड दीज आर वेरी बेसिक। इससे भी बहुत अगर आप स्टडी करते हो तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज इनमें देख। मैम मैंने सुना है कि कुछ बच्चे साइंटिस्ट बन जाते हैं तो इसरो हो गए, नासा वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो पीसीएम से पॉसिबल है, पीसीबी से पॉसिबल है? वो भी एक बार आप बच्चों को बताते हैं। ऐसा कुछ पीसीएम और पीसीबी का कुछ रोल नहीं है इसमें। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको पहले ग्रेजुएशन करना होगा साइंस से, उसके बाद आपको किसी पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उससे आप मास्टर्स करो, मास्टर्स के बाद आप प्रोजेक्ट करते हो, आप पीएचडी करते हो, तो पीएचडी में आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें आप रिसर्च करोगे और देन योर पाथ विल बी क्लियर। ओके, मतलब थोड़ा सा रास्ता लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। ओके मैम, एक बच्चे का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार सुने। अगर मुझे मैथ्स और बायो दोनों सही लगे तो मैं क्या करूं? पहला तो क्वेश्चन ये है, तो क्या करूं? और पहले तो आप इसका एक बार जवाब दे दीजिए। दोनों चूज कर सकते हो अगर आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो और अगर आपको लगता है कि आप उस बर्डन को मैनेज कर सकते हो तो आप दोनों चूज कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट यही पूछ रहा है कि अगर मैंने दोनों चूज कर लिया, अगर ये पॉसिबल है, दोनों चूज कर लिया, तो इससे क्या फायदा होगा मुझे और नुकसान क्या हो सकता है? देखो, पहले हम नुकसान की बात कर लेते हैं। तो अगर आप मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं हो तो
आप पे बहुत बड़ा एक बर्डन बन जाएगा सही बात है। और आप बीच में कोलैप्स कर जाओगे, तो ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है ना, आप डिप्रेस हो जाते हो तो फिर लैग कर जाओगे आप, बाकी जो आपके लोग आपके साथ जो भी पढ़ रहे हैं उनसे आप थोड़ा लैग कर जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो, आप में स्टेबिलिटी है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप उस बर्डन को मैनेज कर पाओगे, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा है, तो इसके फ़ायदे हैं कि आपके पास 2 अलग अलग रास्ते खुल सकते हैं। देन यू हैव टू जस्ट चूज़ वन ओनली। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। मतलब बच्चों, मैं इस बात को सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अगर आपके पास बर्डन को झेलने की कैपेसिटी है, आप मैथ्स के साथ साथ बायो को भी लेकर चल सकते हो, स्मार्टली आप वर्क कर सकते हो, तब तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब देखा जाए तो हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। Obviously. और दोनों हाथ में लड्डू। ऑब्वियसली अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप डिसिप्लिन हो, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आप एफर्ट्स डाल सकते हो, तो इट इज़ वेल फॉर यू, इट इज़ वेरी गुड। बिल्कुल 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 मैम। मैम, जैसे कॉमर्स से लेकर के, कॉमर्स में कुछ बच्चे कहते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाया है तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉमर्स पर आपका झुकाव ज़्यादा है तो कॉमर्स लेने के क्या फ़ायदे हैं, अगर आप ये जानना है तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो। बस उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सीए बन करके ना अनलिमिटेड पैसा कमा लेते हैं। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में जो सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जो जॉब है वो क्या हो सकता है? मतलब बच्चों का जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, वो तो लगभग बाद में पैसा कमाना ही होता है, क्योंकि करोड़ों रुपए लग जाते हैं अगर एमबीबीएस भी करे प्राइवेट से, तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब क्या हो सकती है इनके लिए, क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर हम सैलरी की बात करें, मनी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अबाउट स्ट्रीम, इट इज़ अबाउट स्किल, पैशन एंड इंटरेस्ट। अगर आप में स्किल्स हैं तो आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। सही बात है। ओके, बट अगर हम साइंस में ही बात करें तो डॉक्टर्स हो गए, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, इंजीनियर्स हो गए, डेटा एनालिटिक्स हो गया, एआई हो गया, कोडिंग हो गया, इन सब के अंदर ग्राफिक डिजाइन हो गया, इन सब में आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। इनमें तो जहाँ तक मुझे पता है इनमें तो लिमिट नहीं है पैसे इनमें की, लिमिट ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कमा हाउ मच सकते यू हो। कैन वर्क। बिल्कुल बिल्कुल, आप कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो और आपके पास कितने लोग आ रहे हैं उस काम के लिए। मतलब कि अगर आपका रिव्यू बढ़िया है तो ऑब्वियसली पब्लिक कस्टमर बहुत आएंगे, है ना। इन शॉर्ट अगर आप में स्किल्स हैं, स्किल्स है तो ऐसे में आपकी कमाई आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप कितना कमा सकते हो साइंस में, है ना। तो मैम, जैसे हमने बात किया डॉक्टर्स के, जैसे हमने बात की इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, तो बच्चों का टारगेट तो मैक्सिमम यही होता है। तो उससे क्वेश्चन बच्चे का एक ये है कि अगर हमारा ये नीट और जेई अगर क्लियर ना हो तो क्या करियर बर्बाद हो जाएगा? फिर क्या ऑप्शन है? ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम। ये आपके करियर का एंड नहीं है और आपकी लाइफ का भी एंड नहीं है। तो क्या ऑप्शन होगा उनके तो पास? मान लो अगर आप जेई नहीं कर पाए, आपको आईआईटी जाना था लेकिन अगर आप नहीं कर पाए, आई एम फ्रॉम पीसीएम, सो अगर आप जेई नहीं कर पाए हो और अगर आप आईआईटी नहीं जा पाए और आपका आईआईटी जाना आपका सपना है, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करो। उसके बाद आपके जो कॉलेज का फाइनल ईयर होता है उसमें एक एग्ज़ाम लगता है, आईआईटी जेम करके, एक जेस्ट करके होता है और एक टिफर करके होता है, जो आपके लिए रास्ते खोलता है इन एडमिशन टू आईआईटीज़ और सम वेरी वेल नॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। सो ये कोई एंड नहीं है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं आईआईटीज़ में जाने का, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का, रिसर्च फील्ड में जाने का। मतलब कि बच्चों, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचो कि अगर आपका नीट नहीं हुआ, जेई नहीं हुआ तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि साइंस एक ऐसा हथियार है जो कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, है ना। अगर आपका एक टारगेट अगर मिस कर गया तो सामने और भी बहुत सारे टारगेट आने वाले हैं, और क्योंकि आप साइंस लेकर के बैठे हो तो साइंस में आपके अपॉर्चुनिटीज है। यस, है ना। आई वांट टू ऐड वन थिंग कि अगर आप मास्टर्स करने के लिए आईआईटी में गए हो, वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, अप्लाई फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू पीएचडी। इंडिया में भी आप नेट जेआरएफ करो, उसके बाद आप पीएचडी करो,
उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो। सो हायर एजुकेशन में साइंस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छा फील्ड है ये। बिल्कुल। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कल की बात है, मैंने एक बार ये मतलब जस्ट मैं नेट चला रहा था तो उसमें मैंने देखा क्या कि कहीं की रिक्रूटमेंट आई थी, वैकेंसी आया हुआ था, उसमें 2 फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, एक था मैथ्स का और एक कोई जीएस वगैरह का था। अब वहाँ पर बगल में उनके सैलरी मेंशन किए हुए थे। अब मैथ्स वाले के बगल में सैलरी मेंशन किया गया है 75 to 90,000, लिखा हुआ 75K इनिशियल सैलरी। हाँ, और वही जीएस वाले के बगल में लिखा हुआ था 45 to 60। तो अब मैं इसी के माध्यम से बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, आप बहुत कुछ कर चुके हो। Obviously, हाँ। सिंपल सी बात है, अगर आप साइंस ले करके कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, मतलब आप बहुत कुछ कर चुके हो और आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप आगे आने वाले मतलब फ्यूचर में कहाँ पहुंच सकते हो। जरा सा दिमाग लगाओगे आप जाओगे। मतलब कि आप ये ना सोचो कि कहीं स्टक हो गए तो चीजें खत्म हो गई, नहीं, वहां से नया शुरुआत है साइंस में, है कि नहीं। तो मैम इससे मतलब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि सपोज मान लेते हैं कि कोई बच्चा साइंस तो लिया लेकिन किसी वजह से वो साइंस नहीं कर पा रहा है, तो मतलब वो उसे आगे लेकर के नहीं जा पा रहा है, तो क्या कॉमर्स या आर्ट्स में स्विच कर सकते हैं? हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। फर्स्ट तो यू शुड ट्राई, क्योंकि साइंस जो होती है वो साइंस डिमांड करती है एफर्ट। तो आप अपने रेगुलर एफर्ट्स डालो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है। इजीली आप किसी भी स्ट्रीम में स्विच कर सकते हो। ओके, सही बात है। ये तो इससे क्या होगा कि बच्चों को फायदा ही है, दिख रहे तो चारों तरफ से इनको फायदा ही दिख रहा है ना। तो मैम एक बहुत यूनिक क्वेश्चन आया हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स के वजह से, हालांकि थोड़ा इंटरेस्ट भी था बच्चे को, उसने साइंस लिया लेकिन उसे करना यूपीएससी, वो आईएएस बनना चाहते हैं, तो क्या साइंस से, क्वेश्चन ये है कि क्या साइंस लेने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो क्या होता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है ना वो बहुत सही होती है। आप डिसिप्लिन्ड होते हो, आप कंसिस्टेंट होते हो इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट। सो शुरू में जब आप स्विच करोगे तो कुछ सब्जेक्ट, फिलोसफी, ज्योग्राफी, कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो आपको थोड़े नए लगेंगे और डिफ़िकल्ट लगेंगे, बट ये चीज़ें टेम्परेरी होंगी। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है तो धीरे धीरे आप उसको ओवरकम कर जाओगे। लेकिन साइंस से आपको जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिली है, जो आपको डिसिप्लिन मिला है, जो आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मिले हैं, वो ही तो आपको यूपीएससी के लिए या किसी भी सिविल सर्विस के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है कि साइंस ले करके ऐसा नहीं कि आप आईएएस आईपीएस के लिए तैयारी ना कर पाओ, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ एक पेड़ के ब्रांच की तरह आपको मिल रहा है साइंस लेने के बाद। ऐसा नहीं कि आर्ट्स कॉमर्स में नहीं है, उसमें भी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं साइंस में उनके मुताबिक आप थोड़े ज्यादा आगे रह रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे जहां तक दिख रहा है ना कि आर्ट्स से ज्यादा साइंस में है। आप कहीं से भी आप पैसा कमा सकते हो। और अभी जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या नहीं, आप इजीली कर सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर के। आपका अगर जरा से भी इच्छा ना अगर आपकी साइंस लेने की, तो साइंस जरूर ले लो, उससे यूपीएससी की आईएएस की तैयारी में कोई भी दिक्कत नहीं आप कहीं भी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट से पीछे नहीं रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एक और प्रश्न है, और ये भी मुझे बहुत यूनिक लगा, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उनमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड मतलब लेकर के आया हूँ, जिससे कि कम से कम बेसिक्स बच्चों के क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं और किसी के वजह से किसी और पर, बच्चे पर अपना ब्लेम निकालते हैं, मतलब ब्लेम करते हैं बच्चों को कि देख वो अब बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तू नहीं पढ़ पा रहे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि साइंस ले लो पर इंटरेस्ट नहीं है, क्या करूं? तो ये इंटरेस्ट को लेकर के आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो आपको 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनको इंटरेस्ट का एक्चुअल मीनिंग पता भी नहीं होता है। सही बात है। कई बार क्या होता है कि वो अपने दोस्त को देखते हैं कि उनका दोस्त आर्ट्स में स्विच कर रहा है तो वो आर्ट्स में चले जाते हैं, कॉमर्स में जा रहा है तो वो कॉमर्स में चले जाते हैं। तो पहले तो एटलीस्ट आप देखो, अगर आपके 80% हैं, अगर आपकी 75% भी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़े से एफर्ट डालोगे तो आप कर लोगे उस चीज़ को क्रैक। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो पहले आप एक बार डेमो क्लासेस लेके देखो, एक बार आप ट्राई करके देखो एटलीस्ट। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप स्विच करो जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। लेकिन पहले आपको जेन्युइनली ये चीज़ में क्लियर होना पड़ेगा कि आपका
जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है कि वास्तव में आपका ये इंटरेस्ट है या फियर है या फिर किसी के प्रति अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रीम के से डाइवर्ट हो रहे हो, है ना। अगर आपके दिमाग में है कि नहीं मुझे साइंस लेना है, बाकी चीज़ें नहीं लेनी है, तो हो सकता है कि किसी और की वजह से हो। कोई आपका दोस्त है आर्ट्स में जा रहा है तो हो सकता है कि आप उसकी वजह से जाना चाहते हो। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई आपको करना है कि वो सच में इंटरेस्ट है या फिर डर है ना। जब ये आइडेंटिफाई आप कर लेते हो फिर आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल मैंने सही आइडेंटिफाई किया है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा, मतलब मैं सजेस्ट करना चाहूँगा बच्चों को कि आप 1 महीना कम से कम या फिर 15 दिन करके आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स और एग्रीकल्चर जो भी हो, आप सब में करीब हफ्ते भर या फिर 2 हफ्ते लगभग क्लासेस लेकर के, डेमो क्लासेस लेकर के देखो। कोई भी फाइनल डिसीजन, किसी भी फाइनल डिसीजन पर पहुंचने से पहले आप उससे रिलेटेड क्लासेस करीब 8-10 क्लासेस लेकर के देखो, जो बेस्ट लगे वो आपको करना है। आई वॉन्ट टू एड वन थिंग टू दिस कि अब जो आपका फ्यूचर है, इट इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी नाउ। आगे आने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी सब में अगर सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी, तो इट इज़ बेटर कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। सही बात है। मैम एक और बात बताइए कि अगर बच्चों को सही स्कूल डिसाइड करना हो कि 10th के बाद साइंस को लेकर के या आर्ट्स कॉमर्स के लिए बेस्ट स्कूल कौन सा है, कहाँ एडमिशन लें, तो आप क्या सजेशन करना चाहोगे? आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्कूल सबसे अच्छी है? अगर हम राजस्थान में बात करें तो भारतीय स्कूल सीकर जो है इट इज़ बेस्ट, जिसमें मतलब अभी आप हो। हाँ जी। अच्छा। आप आंख बंद करके चूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो करीब 15-20 सालों से काम कर रही हैं, तो फैकल्टीज़ जो है वो बहुत स्टेबल हैं। बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ पे सारी स्ट्रीम्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लो, आप कॉमर्स की बात कर लो, आप एग्रीकल्चर की बात कर लो, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। और सारी स्ट्रीम्स जो हैं उनको इक्वली ही सीरियस लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स है तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है, साइंस है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सारी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती है, वो इक्वली ही सीरियस ली जाती हैं। सो अगर आप राजस्थान की बात करते हो, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं। तो अगर आप थोड़े दूर से हो, आप सीकर के आसपास के एरिया से हो तो बसेस अवेलेबल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सीकर से दूर हो तो हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। तो अगर राजस्थान की बात करें तो भारतीय स्कूल इज़ बेस्ट। ओके। बट अगर हम किसी अदर स्टेट से या आउट ऑफ राजस्थान हो, तब मैं बोलना चाहूँगी कि आप जब स्कूल चूज़ करो तो आपकी जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, आप वहाँ की फैकल्टीज़ को एग्जामिन करो कि वहाँ की फैकल्टीज़ जो हैं वो कितने समय से काम कर रही हैं, स्टेबिलिटी कितनी है वहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, वहाँ के जो मंथली वीकली टेस्ट पैटर्न्स हैं, एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं वो कैसे हैं, और वहाँ का मैनेजमेंट कैसे है। और ऐसा तभी पता हो, मतलब ऐसे बच्चे तभी कर पाएंगे, मालूम कर पाएंगे जब वो वहाँ पर डेमो क्लासेस लें, ऑब्वियसली, है ना। तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं भी किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले आप कम से कम 7 से 10 दिन वहाँ पर डेमो क्लासेस ले लो, और हर एक स्ट्रीम में ले लो, है ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में ले लो। इससे क्या होगा कि आपको जानकारी हो जाएगी कि वहाँ के जो टीचर्स है वो कब से पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर वहाँ की क्वालिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट स्कूल कौन सी है। आप लेकिन नाम पे मत जाना कि इस स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ जाए, या फिर इस स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। ये मायने रखते हैं, ऐसा नहीं है कि मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये कुछ हद तक मायने रखता है, बट दिस शुड नॉट बी योर सोल बेस। हाँ, वहाँ पर लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि स्कूल तो बहुत है लेकिन उसमें टीचर्स कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं। फाइनली आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भले हजारों बच्चे हो स्कूल में, वहाँ पर टीचर्स की अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो आपका सीधा उसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स पर पड़ेगा। तो आपको किसी भी स्कूल को फाइनल करने से पहले वहाँ डेमो क्लास लेकर के पता करें। और जैसे कि मैम ने कहा कि भारतीय शिक्षण संस्थान मतलब राजस्थान में बेस्ट बोल सकते हैं हम, है ना मैम? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप अगर इस वीडियो को देख करके आप यहाँ भी आना चाहो तो आपकी मुलाकात मैम से हो भी सकती है, और मैम आपके बाकी प्रॉब्लम्स, बाकी कंफ्यूजन को भी दूर कर देंगे। तो मैम आप एक फाइनल सजेशन आप क्या देना चाहोगे बच्चों को अपने तरफ से? फाइनल सजेशन ये है कि आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ करो, बट आफ्टर 10th जब आप घर जाओ अपने समर वेकेशन में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोडिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी लैंग्वेज, C++, जावा, जो भी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप इंफॉर्मेटिव रहोगे तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। क्योंकि
क्योंकि आने वाला समय दोस्तों कंप्यूटर का है, आने वाले समय कोडिंग है। अगर आपको ये नहीं आया तो समझो आप वो जो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं ना, उस रेस में शामिल हो जाओगे। अगर आपके पास कोडिंग का नॉलेज है तो आप राज करोगे आने वाले समय में, क्योंकि आने वाली पूरी दुनिया सॉफ्टवेयर पर चलेगी। इट इज ऑल अबाउट साइंस। बिल्कुल। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिया हमने। बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने नहीं लिए, लेकिन मुझे इतना उम्मीद जरूर है कि हमने जो चीजें कवर की है इसमें लगभग सारी चीजें उनको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो पर कमेंट करोगे, आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप भारतीय शिक्षण संस्थान से जुड़ना चाहते हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और साथ ही साथ बच्चों, ऑफलाइन आकर के अगर आप आसपास के हो और आप अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, अपने कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो, तो आप आकर भारतीय शिक्षण संस्थान में मैम से मुलाकात कर सकते हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल पर बने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू मैम, आप इतना समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। वेलकम सर।